व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं बैड डेज फॉर केजरी अहेड, मोदी जी की गारंटी। तो फेस टू फेस चैनल से वीडियो है रिजवान अहमद सर की। देखते हैं पूरी वीडियो क्या है पूरा मामला। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? पहले चलते हैं, कल देर रात प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्पीच दी दिल्ली और मिल्कीपुर जीतने के बाद उत्तर प्रदेश का बाइपोल जो एसपी और बीजेपी या योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में एक वर्चस्व की राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई थी, तो मोदी जी ने जो लगभग 50 मिनट की स्पीच दी, मैंने पूरी सुनी। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अंश आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं, जो जिसके मुख्यमंत्री मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम, स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया, और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। हाँ, तो भाई मोदी जी ने एक गारंटी दी है। मोदी जी ने वही गारंटी दी है कि अगर टूल किट टूटी है तो इसे जोड़ने नहीं दूंगा। अब आने वाला वक्त है, आने वाले साक्ष्य हैं। मनी ट्रेल को मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, मनी ट्रेल को पकड़ना बिल्कुल आजकल असंभव हो गया है। अब देखना यह है कि जो शीश महल का मामला है, जो शराब घोटाले का मामला है, जो सीएजी रिपोर्ट टेबल करने की बात हो रही है, उससे भी सीएजी रिपोर्ट में 2200 करोड़ के घोटाले का जिक्र है, जो केजरीवाल टेबल नहीं होने दे रहा था। और बीजेपी के कुछ विधायक हाई कोर्ट तक गए थे इसकी शिकायत लेकर। उस पर जब चर्चा शुरू होगी पहले ही सत्र में, जो मोदी की गारंटी है, तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। कानून अपनी जगह है, मेरा इशारा समझिएगा, और राजनीति अपनी जगह है। इससे ज्यादा इस मुद्दे पर फिलहाल नहीं बोलूंगा। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि आने वाले वक्त में हम केजरीवाल को और उसके शीर्ष के नेताओं को जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। लेकिन बीजेपी इस चीज के लिए भी तैयार रहे कि अगर आने वाले 5 साल में भी केजरीवाल और उसके शीर्ष के नेता दवाई घोटाला, मोहल्ला क्लीनिंग घोटाला, आपका शराब घोटाला, शीश महल घोटाला वगैरह वगैरह में सलाखों के पीछे नजर नहीं आते, तो आने वाले 5 साल बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे या जो 2000 या जो लोकसभा के आने वाले वक्त में चुनाव होंगे, वहां पर कम से कम आप पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि 4-5 साल में भी आपने केजरीवाल और उसके शीर्ष के अगर जस्टिफाई नहीं कर पाए तो जेल में नहीं भेजा। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि मनी को रिकवर करने के लिए जो शीश महल पर लगी है, इसके शीश महल पर 50 रुपए का टिकट लगा दो, कम से कम वहीं से पैसा रिकवर हो जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि ये आम आदमी का मुख्यमंत्री आखिर रहता कैसा था। क्योंकि शीश महल एक बहुत बड़ा कारण बना है केजरीवाल के पतन का। अब इसके बाद जो आपके भाई ने कुछ स्टडी कर 32 सीटें एग्जिट पोल से काफी दिन पहले बताई थी कि बीजेपी जरा से स्विंग से जीत सकती है, उस 32 में से, और मैंने उसको फ्लैश भी करके दिखाया था, 27 सीटें बीजेपी जीती है। आज नतीजे आने के बाद ये स्टडी बड़ी आसान लगती है, लेकिन इस स्टडी में वाकई मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि मैंने ये देखा था कि कौन सी सीटें ऐसी हैं और कि जहां पर आप जीती और जहां बीजेपी से उसका मार्जिन कितना था, जहां मार्जिन उसका कांग्रेस का। फिर मैंने वोट को कैलकुलेट किया, फिर मैंने गूगल कर करके ये देखा कीवर्ड्स डाल के कि उन सीटों पे कांग्रेस का कौन प्रत्याशी है और वो कैसा चुनाव लड़ रहा है। कुछ भी जो उसके बारे में गूगल पे या इंटरनेट पे लिखा हुआ था, वहां से मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को साथियों बताया था कि जब पूरा देश बीजेपी और आपकी लड़ाई में लगा था, आपका भाई ये कैलकुलेट कर रहा था कि कांग्रेस को कितना वोट पड़ना चाहिए, जिसके चलते बीजेपी की सरकार बनने में आसानी होगी। आप लोग को अच्छी तरह इस 3 to 4% फर्स्ट स्टेज पर, और उसके बाद 4 to 6% या 7% सेकंड 9 सीटों के लिए। इस स्विंग का महत्व बहुत होगा अगर कांग्रेस भी एक स्विंग मारकर
2 से 3% वोट झटक ले, तो जो पार्टी जिसको कहीं कोई गिन नहीं रहा था, जो पार्टी जिसकी 70 में से 68 जगह जमानत जब्त हो गई, आपका भाई ये स्टडी कर रहा था कि ये पार्टी लल्ला के चक्कर में इसको क्या उछाल मिल सकता है दिल्ली के चुनाव में, और वो उछाल कितना होना चाहिए। तो आपके भाई ने जो उम्मीद की थी वो ये की थी कि बीजेपी लगभग ऑन द हायर साइड 7 से 8 पॉइंट का उछाल लेगी, और अगर कांग्रेस लगभग 2% का भी उछाल ले लेती है तो बीजेपी की सरकार आराम से दिल्ली में बन सकती है। एंड में क्या हुआ, आपको 10 पॉइंट का लॉस हुआ, 53.5 से आप घट के आई 43.5, 10 पॉइंट का लॉस हुआ। लेकिन बीजेपी ने जो उसका लॉस किया, जो उसका वोट अपनी तरफ ट्रांसफर किया, वो किया 7.5 पॉइंट का। बीजेपी को 2020 के चुनाव में फायदा हुआ। अब अगर कांग्रेस 2.25% वोट ना काटती, जो उसको 2020 की तुलना में 4.36 से लेकर जो अब वो 6.5 लगभग पहुंची है, तो आपको कितने का पॉइंट का लॉस होता? लगभग 7.5 पॉइंट का लॉस होता। बीजेपी को कितने का गेन हो रहा था? 7.5 पॉइंट का गेन होना था। तो दोनों बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो जाते। इसलिए चुनाव के एनालिसिस में एग्जिट पोल आने से पहले आपका भाई बीजेपी के गेन के साथ साथ यह भी देख रहा था कि क्या कांग्रेस कुछ गेन करेगी, और एग्जैक्टली उतना कांग्रेस ने जाकर गेन किया जितना आपका भाई उम्मीद लगा रहा था। दैट वाज अबाउट 2.25%। उस 2.25% को जो आपके वोटर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होके आए, यह कारण बना कि आपका 10 पॉइंट का लॉस हुआ और बीजेपी को इतनी लंबा मार्जिन से सीट जीतने का मौका मिला। किसी ने बोला सर आपका इस बार विश्लेषण गलत हो गया, आपने एंड में आपकी एग्जिट पोल से पहले 40 सीटें बोली थी लेकिन 48 आ गई। मेरे भाई इतना मैं एग्जैक्ट नहीं हो सकता, वो तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन एक लहर का पता लग जाता है जो इतना एग्जैक्ट हो कि आपको लखनऊ में बैठे बैठे एग्जैक्ट बता दे कि दिल्ली में किसकी कितनी सीटें आएंगी। 48 में जो 40 बता रहा है उसको भी अगर एग्जैक्ट नहीं मानते तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकता हूं। अब जो 2.25% का कांग्रेस को गेन हुआ 2020 में 4.36 था, अब लगभग इनका 6.6 के आसपास आ रहा है। उसने 14 सीटों पर असर डाला है। इसलिए आपका भाई कांग्रेस को चुनाव में ज्यादा वॉच कर रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी ये चुनाव दिल्ली में कैसे कई जगह वो आम आदमी पार्टी हार गई। आने वाले वक्त में फर्क क्या होगा, इस असर का क्या असर पड़ेगा आने वाले वक्त में? मुझे जो लग रहा है, जो उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आप हल्के में मत लीजिए। जो उमर अब्दुल्ला ने एक्स पे लिखा, और लड़ो आपस में, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हरियाणा का तो बदला ले लिया। कांग्रेस तो अपने 68 जमानत जब्त करवा के भी खुश है क्योंकि 14 सीटों पे उसने असर डाला है। अब देखना यह है कि इंडी अलायंस आने वाले वक्त में बिहार में क्या करती है। तो मुझे लगता है कि बिहार का इलेक्शन इंडी अलायंस के हिसाब से बहुत जरूरी है कि वहां की लोकल पार्टी लल्ला को लात मारती है या लल्ला को अपनी गोद में बिठाती है। ये एक रीअलाइनमेंट होता मैं बिहार के इलेक्शन में देख रहा हूं। तेजस्वी किस तरफ चलेगा अभी मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। साथियों, 100 की सीधी बात यार, देखो केजरीवाल को तो उसकी औकात बता दी, जो बोलता था कि जन्म में मोदी तू मुझे नहीं हरा पाएगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा, वो बात आपने गलत साबित कर दी। अब थोड़ी बहुत राजनीति भी साथ चलती रहनी चाहिए। अब बीजेपी को यह देखना है कि लॉन्ग रन में अगर आप केजरीवाल को या आपको निस्तेनाबूद करते हैं तो क्या दिल्ली में एक बार फिर से कांग्रेस खड़ी हो सकती है। और बीजेपी को यह देखना है कि लॉन्ग रन में दिल्ली में बीजेपी का नुकसान आप ज्यादा कर सकती है या कांग्रेस ज्यादा कर सकती है। बीजेपी को यह देखना है कि टूल किट के नजरिए से इन दोनों में भाजपा के लिए और देश के लिए कौन सी पार्टी ज्यादा खतरनाक है। अगर उनको लगता है कि आप और केजरीवाल ज्यादा खतरनाक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि केजरीवाल आपको और केजरीवाल के नेता जेल में नजर आएंगे। लेकिन आपको यह लगता है कि केजरीवाल को किसी तरह औकात पर लाना बहुत आसान है बनिस्बत लल्ला के, तो मैं तो कहता हूं कि फाइलें दिखा दिखा कर अपने हिसाब से इतना कर लो कि इसकी जुबान चलनी बंद हो जाए, तुम्हारे इशारे पर उठे और तुम्हारे इशारे पर बैठे। देखो भाई, बुरा न मानना, दोनों चीजें साथ देख के चलना पड़ता है, कानून भी और राजनीति भी। या आप भी रहे और केजरीवाल भी ना रहे और उस आपका नेतृत्व कोई और संभाल ले, ये भी एक उम्मीद लगाई जा सकती है।
देखते हैं आने वाला वक्त, दिल्ली की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे खुदा मातरम। हाफिज। सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इन 5 सालों में बीजेपी को ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम करना पड़ेगा। दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को, कॉलोनीज को, सेक्टर्स को, जितने भी लोग रह रहे हैं उनको खुश करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पर काम करके। और दूसरी बात आ जाती है कि आम आदमी पार्टी क्यों हारी है। एक तो काफ़ी लोग का मन भर चुका था, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। दूसरा था, जहां ये जीत सकते थे, कम मार्जिन था, वहां पर कांग्रेस खा गई इनके वोट। जो वोट इनको मिलते वहीं कांग्रेस का ऑप्शन था उनके पास, जो बीजेपी को देना नहीं चाहते थे उन्होंने कांग्रेस को दिया। तो नहीं, तो अगर ऑप्शन होता कांग्रेस वाला, तो वो मे बी वो अगर एक साथ लड़ते तो जो कांग्रेस के सपोर्टर थे वो उनको वोट देते, इजीली बहुत सारी सीटों पर वो जीत जाते। काफी सीटों पर कम मार्जिन था और वो इनकी आपसी रंजिश कह लो। अगले के इलेक्शन में ना फिर ऐसे ही करेंगे कि हाँ अब एक ही कैंडिडेट, जैसे इस बार अलग अलग लड़े हैं ना ये, अगले में वापस जुड़ जाएंगे। नहीं की बात नहीं बनी कुछ, फिर एक हो जाते हैं। और भाई देखो, पॉलिटिक्स ऐसी है, पॉलिटिक्स में क्या बोलते हैं, आपको नहीं पता अगली बार क्या बदल जाए, क्या आम आदमी पार्टी का जो लीडर है वो केजरीवाल ही रहेंगे या फिर कोई और आ जाता है अगली बार। और लेकिन हाँ, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उसके ऊपर एक पूरी टीम बैठे, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है हर एक चीज, कम से कम लोगों के सामने हर एक चीज आए। क्योंकि बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार इसके ऊपर बोला है, तो मुझे लगता है कि उनको सही तरीके से वो प्रूव कर देंगे ना, तो लोगों में और कॉन्फिडेंस आएगा उनको लेके। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे, क्योंकि अगली बार 5 साल फिर उनका वो मुद्दा नहीं रहेगा ना भ्रष्टाचार वाला अगली बार, नहीं तो। लेकिन आई होप बीजेपी बहुत बढ़िया काम करे भैया, दिल्ली की जनता को खुश कर दे। और आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं इस बारे में। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।